कि जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला विवाद आता है जम्मू कश्मीर का विवाद। पर आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे विवाद के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में आम तौर पर कोई भी बात नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान इस क्षेत्र को अपना बताता है और भारत इस क्षेत्र को अपना बताता है। यानी कि कुल मिलाकर भारत पाकिस्तान के बीच में आज भी ऐसी भूमि है जो बहुत बड़ी विवादित है। इसके ऊपर किसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं खींची गई और इसी के चलते भारत के कई सारे व्यक्ति उस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जो पाकिस्तान अपना बताता है, यानी कि पाकिस्तान मानता है कि उसका है, और फिर पाकिस्तान की सेना उन्हें गिरफ्तार करती है और पाकिस्तान की जेल में डाल देती है। एक दो नहीं बल्कि कई संख्या में भारत के लोग आज पाकिस्तान में इसी वजह से जेल में बंद हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसा कौन सा विवादित क्षेत्र है, और इसके साथ ही हम जानेंगे कि भारत की ऐसी कई सारी भूमि है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा ये देखिए, भारत पाकिस्तान आपको दिखाई दे रहा है और भारत की यहां से लेकर यहां तक एक बॉर्डर लाइन खींची गई है जिसे हम क्या कहते हैं सर, रेड क्लिफ लाइन हम कहते हैं। यहीं पर ये वाला जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, यही वाला क्षेत्र क्या है, आज भारत पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा विवादित क्षेत्र बना हुआ है। अगर हम इसे जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। येलो कलर का जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये येलो कलर का पार्ट क्या है, हमारा कच्छ का रण है जो कि गुजरात के अंदर आता है, और एक तरफ जो आपको ग्रीन कलर का इलाका दिखाई दे रहा है, यह है पाकिस्तान का सिंध। अब पाकिस्तान के सिंध और भारत के कच्छ के बीच में एक क्षेत्र है जो कि 96 किलोमीटर का एरिया है, और यह 96 किलोमीटर का एक ऐसा इलाका है जो दलदली क्षेत्र है, यानी कि पानी और कीचड़ से लबालब भरा हुआ क्षेत्र है, जहां पर ना तो भारत किसी प्रकार का चेक पोस्ट बना सकते हैं, यानी कि चौकिया बना सकता है, ना पाकिस्तान यहां पर चौकिया बना सकता है, जिसके चलते ये क्षेत्र आज भी विवादित बना हुआ है। अब पाकिस्तान इसके ऊपर अपना पूरा आधिपत्य जमाना चाहता है, जबकि भारत इसे पूरा नहीं देना चाहता। आगे मैं आपको भारत के प्रधानमंत्रियों की यहां पर लिस्ट भी बताने वाली हूं कि उन्होंने इस मामले के ऊपर किस प्रकार से बयान दिया, और अभी के जो पीएम है, पीएम मोदी के द्वारा इस विवाद को लेकर क्या कहा गया, उनके बारे में भी जानेंगे। अब आप यहां पर देखिए, ये जो रेड कलर की डॉट वाला इलाका दिखाई देता है ना, इसे मानता है भारत। अब भारत बोलता है कि जो 96 किलोमीटर का दलदला इलाका है, एक काम करते हैं, ना तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, ना दोनों सेना आपस में लड़ाए, इसीलिए इस हिस्से को आपस में बांट लेते हैं और 96 किलोमीटर का ये जो एरिया है, इसमें एकदम बीचों बीच हम लाइन खींच देते हैं। अब भारत ने यह प्रस्ताव रखा, पर पाकिस्तान मानने को रेडी नहीं है, और वो इसीलिए नहीं मान रहा है क्योंकि उसने राजा की बात याद दिलाई है। अब कौन से राजा की बात है उसको आप जानो, उससे पहले यहां पर लाइन देखो कि पाकिस्तान कौन सी लाइन को मानता है। इसको मैं क्लीन कर दूं ताकि आपको दिखाई देगा। देखिए, पाकिस्तान बोलता है कि ये पर्पल कलर की जो लाइन है ना, ये हमारी है, यानी कि ये पूरा इलाका किसका है, पाकिस्तान का है, और ये लाइन खींचने की वो बात करता है। जबकि भारत रेड कलर की लाइन खींचने की बात करता है, और जबकि वास्तविक लाइन जो खींची गई है वो ब्लैक कलर की है, जो कि रेड क्लिफ लाइन है। अब यहां पर दिक्कत क्या आ रही है, क्यों आखिरकार इस क्षेत्र को लेकर छेड़छाड़ की जा रही है, और आखिरकार दोनों देश आज भी इस क्षेत्र को लेकर क्यों लड़ा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन अब हम जानेंगे। उससे पहले आप देखो, ये ऐसा क्षेत्र है जो पता ही नहीं चल पाता है, समुद्र के अंदर घूमते हुए भारत के कई सारे मछुआरे जो हैं पाकिस्तान के बॉर्डर में घुस जाते हैं, और बाद में केवल उनकी खाली नावें यहाँ पर मिलती हैं दलदली कीचड़ वाले इलाके में, क्योंकि जीव जंतुओं का यहाँ पर भंडार है, बहुत ज्यादा मछली पालन इस एरिया में होता है, और यहाँ से मछुआरों को गिरफ्तार कर करके आज हजारों की संख्या में भारत के कई सारे मछुआरे पाकिस्तान की जेल के अंदर बंद है। अब आप देखिए, ऐसी डिमांड जो पाकिस्तान कर रहा है सर क्रीक को लेकर, ये पहली बार डिमांड नहीं है। इसने डिमांड करी थी 1947 में भी, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इसने आके बोल दिया था कि सर क्रीक का जो पूरा क्षेत्र है वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए। ये ऐसा ही नहीं बोल रहा है कि 96 किलोमीटर का एरिया ये लेके ऐसे खुश हो जाएगा, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन यह है कि 1947 में इनके द्वारा कहा गया, मतलब पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि ब्रिटिशरों के समय में जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान को एक रख के एक नक्शा बनाया गया था, और उसी नक्शे के अकॉर्डिंग
ये पूरा क्षेत्र किसे मिलना चाहिए? पाकिस्तान को मिलना चाहिए। और यहां तक कि गुजरात के कच्छ के जो राजा हैं वो भी इसी बात का समर्थन करते हैं। अब आप यहां पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है भारत पाकिस्तान का एक नक्शा उस समय हुआ करता था। और ये जो आपको रेड कलर का लाइन दिखाई दे रहा है, ये अंग्रेजों के समय में बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऐसी हुआ करती थी। और ये जो आज इलाका, जिस इलाके को लेकर लड़ाई हो रही है, तो मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ये इलाका हुआ करता था उस समय, और ये पूरा क्षेत्र एक हुआ करता था। अब देखिए, कच्छ के जो राजा हैं, कच्छ के राजा उस समय जो हुआ करते थे 1914 के दौरान, उनके द्वारा भी पाकिस्तान का समर्थन किया गया था। कच्छ के राजा ने इस बात को क्लियर कह दिया कि जैसे ही पूर्वी लाइन के पार आप जाएंगे, पूर्वी लाइन तक का हिस्सा किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। और यह कब कहा था? जब भारत में अंग्रेजों का राज हुआ करता था। तो आज भी पाकिस्तान ने वही बात पकड़ रखी है कि कच्छ के राजा खुद बोल के गए हैं कि पूर्वी हिस्सा, यानी कि जो पाकिस्तान बता रहा है ना कि यहां तक का हिस्सा हमारा है, वो हिस्सा पाकिस्तान का है। और ये बात ये राजा बोल के चले गए हैं। हालांकि भारत सरकार इस बात को बिल्कुल नहीं मानती है। भारत सरकार अगर मानती है तो वो थलवेग के सिद्धांत को मानती है। अब ये थलवेग का सिद्धांत क्या होता है? मतलब आधा आधा बंटवारा। ये जगह इतने इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी आगे मैं आपको बताने वाली हूं। भारत सरकार बोलती है हम थलवेग के सिद्धांत पर काम करेंगे, आधा आधा बंटवारा होगा, नहीं तो इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। और पाकिस्तान बोलता है कि पूरा क्षेत्र में लूंगा, नहीं तो इसके ऊपर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी। अब देखिए, ये 96 किलोमीटर के एरिया को लेकर आपस में क्यों लड़ा रहे हैं, उसका रीजन मैं आपको बताने जा रही हूं। अब आप देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है भारत का नक्शा। और भारत के नक्शे में इस साइड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा हिंद महासागर। आगे जाते जाते अरबियन सी आ जाता है। तो ये जो पानी वाला इलाका है ना, அப்பா எங்க போற? என்ன இது? கழுத்தோலி 4 நாளா பெட்டே சரியில்லை. நான் கிளம்புறேன் ஆஃபீஸ்க்கு. பெட்ல என்ன சரியில்லை? அவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்கோம். நல்லா தானையா இருக்கு பெட்டு. ஏய், இது பஞ்சே இல்லடா பெட்ல. இந்த பெட்ல எங்க அப்பா படுத்திருக்காரா? உடனே வேற பெட் ஆர்டர் பண்ணுவோம். இந்த பெட் சம பெட், இதை போடுவோம். சரி, ரொம்ப நாளா இதை மாத்தாம இருக்காங்களே, நம்ம கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்னு கேட்டீங்கன்னா, யூரோப்ல பெஸ்ட் செல்லிங்கா இருக்கிற எம்மா மேட்ரஸ்ல இருந்தா நம்ம வந்து ஒரு மேட்ரஸ் ஆர்டர் பண்ணிருப்போம். இங்க இருந்து ஆர்டர் பண்றதுக்கு முக்கியமான ரீசன் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, 15 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாம 100 நைட்ஸ் ஃப்ரீ ட்ரையல் கொடுக்குறாங்க. நீங்க பிடிக்கலன்னா ப்ராடக்ட்டை ரிட்டர்ன் கூட பண்ணிக்கலாம். பழைய பெட் அப்படியே தூக்கி போட்டு புது பெட்டை இன்ஸ்டால் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். பேக்கேஜிங் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குட்டியான ஒரு பாக்ஸ்ல வந்திருக்கும். ஆனா நீங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணி ஒரு 1 or 2 hours வெயிட் பண்ணீங்கன்னா மொத்த பெட்டுமே கம்ப்ளீட்டா ஃபார்ம் ஆயிரும். அண்ட் நான் கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ண பிறகு நான் சொல்றேன், கம்ஃபர்ட் வந்து அவ்வளவு பிரமாதமா இருந்துச்சு. அதுவும் நீங்க காலையில ஃபுல்லா வேலை வந்து இங்க படுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக்லாம் வந்து அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும். எழுந்துக்கவே மாட்டீங்க, படுத்துக்கிட்டே இருப்பீங்க. அவ்வளவு பிரமாதமா இருந்துச்சுங்க. நோ காஸ்ட் இஎம்ஐயும் தாண்டி ஃப்ரீ ஷிப்பிங் கூட அவங்க பண்ணி கொடுக்குறாங்க. பண்ணி விடுங்க. நான் ஆல்சோ கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. इलाका है ना, हर देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सीमा तय होती है। और सीमा उस हिसाब से तय होती है कि जहां जहां तक भारत का क्षेत्र, जैसे हमारा अंडमान निकोबार है तो यहां से हमारा क्षेत्र तय होता है। समुद्री सीमा 200 मील तक किसकी होगी? भारत की होगी। और अगर भारत यहां का इलाका इसे दे देता है, सौंप देता है, ये वाला इलाका अगर इसे सौंप देता है, तो यकीन कीजिए ये वाला जो इलाका आज भारत का हुआ करता है, मतलब 200 मील जो समुद्र भारत का हुआ करता है, उस हिसाब से भारत का समुद्री मील इस जगह से स्टार्ट होगा और यहां खत्म हो जाएगा। अब आप बोलोगे सिर्फ इतने से क्षेत्र को लेकर क्यों लड़ाई लड़ना? इस क्षेत्र का बड़ा महत्व है। अगर फ्यूचर में इसी समुद्री इलाके से 96 किलोमीटर का जो पूरी लाइन खींची जाएगी, अगर इसी इलाके से फ्यूचर में कभी तेल निकल गया, सोने का भंडार निकल गया, गैस यहां से निकली, या फिर और भी यहां से टापू निकल आए, जैसे अंडमान निकोबार के टापू है ना हमारे, लक्षद्वीप है, तो इसी प्रकार के क्या है, अगर टापू निकल आए तो वो जगह किसकी होगी? वो भारत की होगी। और अगर आज भारत ने वो सारा क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया तो वो सारी जमीन और सारा का सारा क्षेत्र, यानी कि समुद्र के अंदर चाहे हीरे जवाहरात निकले, सोना चांदी निकले, या फिर यहाँ पे तेल गैस पेट्रोलियम कुछ भी निकले, वो सारा क्षेत्र किसके अंडर में जाएगा? पाकिस्तान के। और ये कभी भी भारत नहीं चाहता है। इसलिए भारत की 200 मील तक की जो समुद्री सीमा है उसके लिए ये बड़ा ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पर मछली पालन भी होगी और तेल भी यहाँ
यहाँ से निकल सकता है। अब आप देखिए, आपको क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो 1999 का युद्ध हुआ है ना, कारगिल वॉर, 1971 का युद्ध हुआ बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, 1965 का युद्ध हुआ, 1947-48 का युद्ध हुआ, तो आपको क्या लगता है कि 1945 का युद्ध ऐसे ही हो गया था? 1945 में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी शर्मनाक हरकत करी थी जो कि इसी से जुड़ी हुई है। 1965 में, माफ कीजिएगा, 1965 में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी शर्मनाक हरकत करी थी जो कि इसी कच्छ के रण यानी कि सर क्रिक के मामले से जुड़ी हुई थी। किया क्या था इसने? तो उस समय ये जो दलदली इलाका है, एक बहुत बड़ा इलाका है, केवल 96 किलोमीटर का नहीं है, और इसी वाले इलाके में पाकिस्तान ने घुसपैठिए भेजना शुरू कर दिया, यानी कि चोरी छुपे यहाँ पाकिस्तान की सेना आकर बैठने लगी और इसी दलदली के कीचड़ वाले क्षेत्र के आसपास इसने क्या किया, यहाँ पर कई सारी छोटी मोटी चौकियां बनाई। हालांकि उस क्षेत्र के अंदर नहीं, पर उस क्षेत्र के आसपास में छोटी बड़ी चौकियां बनाई और पाकिस्तान की सेना वहां पर मजबूती से तैनात हो गई। 1965 के बाद ये मामला 1968 तक चला। 1965 में भी युद्ध हुआ और ये मामला कहां जाके पहुंच गया? ये पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक। अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक जैसे ये मामला पहुंचा तो वहां से फैसला क्या आया, आप जरा सुनिए। फैसला इस प्रकार का आता है कि यहाँ पे मैं आपको भारत का नक्शा बता रही हूँ। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये है हमारे गुजरात का कच्छ का रण। एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बना देती हूँ। ये मान लीजिए कि गुजरात का कच्छ का रण है, ठीक है। अब इसमें पाकिस्तान ने क्या किया, इस इलाके पर दलदली जो इलाका है वहां पर क्या कर दिया है, इसने बना दी है चौकियां, ठीक है। अब इसने जैसे यहाँ पर चौकियां बनाई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो फैसला दिया गया उसमें क्या कहा गया कि ये जो 10% इलाके पर इसने कब्जा कर लिया है ना, हम एक काम करते हैं, ये पाकिस्तान को सौंप देते हैं और बाकी जो ज्यादातर हिस्सा है 90% वो किसको दे रहे हैं, हम भारत को दे रहे हैं। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कोई एहसान किया था क्या? क्योंकि ये तो हिस्सा ऑलरेडी भारत का था। पाकिस्तान ने जबरदस्ती यहाँ पर चौकियां बनाई और चौकियां बनाने के बाद में ऐसा फैसला आता है कि 10% किसको दिया जा रहा है, पाकिस्तान को। तो आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस बात का पता होगा कि गुजरात के कच्छ के रण का 10% हिस्सा आज भी पाकिस्तान के पास में मौजूद है, जिन्हें वापस लेने के लिए भारत सरकार को कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। आप देखिए 10% हिस्सा उनके पास चला गया, फिर भी पाकिस्तान बोलता है कि 10% किस हिसाब से 50-50 करो, मतलब पूरा पाकिस्तान बनने के बाद भी इन्हें कच्छ वाला क्षेत्र पूरा चाहिए था। अब देखिए इसको लेकर कई बार समझौते हुए। समझौते की अगर हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा 1965 में बोला ठीक है समझौता करके इस बात को खत्म करते हैं, पर कोई बातचीत एग्री ना हुए, आगे नहीं बढ़े। उसके बाद में परवेज मुशर्रफ की सरकार हुआ करती थी पाकिस्तान के अंदर और भारत में हुआ करती थी इंदिरा गांधी जी की सरकार। तो 1970 में भी इस मैटर को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई पर कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार आई 1990 में, उनके बाद भी बातचीत हुई, 91-92 तक चलता रहा, पर इस पे भी कोई नतीजा नहीं निकला और अंततः पाकिस्तान अपनी हरकतों पे आ गया, मतलब अपनी असली औकात में आ गया। और पाकिस्तान ने, आप सभी को पता है, 26/11/2008 का अटैक किया और उसके बाद भारत ने इस प्रकार से किसी प्रकार की बात करना बेटर नहीं समझा कि हम किसी प्रकार से अब भारत की जमीन को लेकर बात नहीं करने वाले। अब सवाल ये आता है कि इन सब प्रधानमंत्रियों ने तो बात कर ली है, पर हमारे देश के जो वर्तमान पीएम हैं उनके द्वारा क्या बोला गया, तो उनके बारे में जानने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो ये मेरी पर्सनल आईडी है, स्कैन कर लीजिएगा, आप सीधा मेरी आईडी पे पहुंच जाएंगे। और अगर स्कैन नहीं होता है तो ये अंजलि वॉइस लिखा हुआ है, इससे भी आप सर्च करेंगे तो भी पहुंच जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि भारत के पीएम ने क्या कहा। जरा सुनिएगा ध्यान से कि भारत के पीएम के द्वारा क्या कहा गया। अभी वर्तमान के जो पीएम है उन्होंने बोला है कि कौन से हिस्से को लेकर बात करते हो, जो हिस्सा कभी पाकिस्तान का हुआ ही नहीं करता था, उस हिस्से को किस हिसाब से दिया जाए। और एक आतंकवादी का देश जो कि भारत में सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी भेजने का काम किया है, भारत की सरजमी को, भारत के सैनिकों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, उसके साथ किस प्रकार का समझौता किया जाए। तो अब भारत पाकिस्तान के साथ में किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। और दूसरी बात, जो हम थलवेग के सिद्धांत को लेकर चल रहे थे कि आधा आधा बांट लिया जाएगा, आधा भारत का होगा, आधा पाकिस्तान का होगा, तो अब ये बंटवारा भी नहीं होगा। अब ये पूरा क्षेत्र, सर क्रिक का क्षेत्र जो है, ये केवल और केवल भारत का है। इसे किसी भी सूरत में पाकिस्तान के साथ में How do I stop my new puppy from chewing my stuff? Young dogs need a lot of toys to chew. Maybe a rope toy? Yeah, I tried that. He's an 8-month terrier. Gotcha.
Well, young terriers are super energetic. How about a run? के साथ में नहीं बांटा जाएगा, इस बात को क्लियर कर दिया। और किसी प्रकार के समझौते की आश पाकिस्तान ना करे, इस बात को भी यहां पर क्लियर कहा गया। यानी कि आने वाले टाइम में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर यहां पर खींची जरूर जाएगी, पर पूरे सर क्रिक को भारत में लेते हुए खींची जाएगी, ना कि किसी और क्षेत्र से। क्योंकि किस प्रकार का समझौता किया जाए, पाकिस्तान ने हमेशा कब्जा किया है। आप देखो पीओके के मामले में भी इसने बहुत बड़ी चाल चली। आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये पूरा हमारा जम्मू कश्मीर है कि नहीं। हमारा पूरे जम्मू कश्मीर का आप मान के चलिए कि 35 से लेकर 45% तक का हिस्सा जो है कब्जा लिया था पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने यहां पर कब्जाने के बाद भी चाल चली। इसे पता था कि भारत की आर्मी कभी आके धनिया बो देगी हमारे यहां, इसलिए सीधे तरीके से क्या किया जाए, इसको बांट दिया जाए। और अगर हम बांटेंगे तो युद्ध होगा केवल पाकिस्तान के साथ नहीं, बल्कि चाइना के साथ। अब वो कैसे, आप यहां पर देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे हम पीओके कहते हैं। और पाकिस्तान वालों ने इसे 3 भागों में बांटा। 3 भाग, ग्रीन कलर का जो बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान। नीचे वाला जो इलाका है इसे ये कहता है आजाद कश्मीर। और यह जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना शेड वाला इलाका रेड कलर का, ये वाला भी पीओके का हिस्सा है, जिसे हम शख्स ग्राम के नाम से जानते हैं। गांटियों वाला इलाका है, जिसे पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया है चाइना को। कब किया था? 1963 में। तो आप सीधे तरीके से समझिए कि भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं होगा। भारत पाकिस्तान चाइना तीनों लड़ाएंगे अगर इस वाले क्षेत्र को लेने की कभी भी बात आई। और अक्साई चीन वैसे भी जम्मू कश्मीर का ही क्षेत्र हुआ करता था उस समय, तो अक्साई चीन तो वैसे भी लेना है। इस क्षेत्र पर कब्जा किया। सियाचिन ग्लेशियर पे भी ये कब्जा कर लेता अगर हमारी इंडियन आर्मी ऑपरेशन मेघदूत नहीं चलाती और इस पॉइंट पर जाकर हमारे भारतीय तिरंगे झंडे को ना लहराती, तो शायद ये भी पाकिस्तान के कब्जे में चला गया होता। क्योंकि हर बार यहाँ पे राजीव गांधी जी की सरकार की बात करें, 1965 की बात करें, इंदिरा गांधी जी की बात करें, हर एक टाइम में केवल और केवल भारत पाकिस्तान के समझौते ही हुए हैं। और समझौते से किसी प्रकार से काम नहीं चला करता। ये अब भारत समझ चुका है, भारत की आर्मी समझ चुकी है और भारत की जनता भी समझ चुकी है। आप क्या सोचते हैं इस विवाद को लेकर? कौन से देश के पीएम के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो आपको सही लगा है या गलत लगा है, जरूर से बताइएगा। और सर क्रिक के विवाद को लेकर आपके माइंड में जो भी चीजें आती हैं जरूर से लिखिएगा। अच्छा, एक और पॉइंट मुझे बताना था कि सर क्रिक जो नाम रखा गया था वो 19वीं सदी के जो एक ब्रिटिशर गवर्नर हुआ करते थे भारत में, उनके नाम पर सर क्रिक नाम था, है ना। तो कभी अगर आपके माइंड में आए कि सब कुछ बता दिया ये सर क्रिक किसके नाम पे रखा गया, तो अंग्रेजों का राज हुआ करता था।